तो चलिए आज के क्लास में पॉलिटी का चौथा क्लास को देखेंगे। पॉलिटी का चौथा क्लास है और आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। याद रखना, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। अगर आप पहला, दूसरा एवं तीसरा क्लास नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और ये पॉलिटी का चौथा क्लास है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। और ये एनसीईआरटी पर आधारित है। याद रखना, एनसीईआरटी पर आधारित है। याद रखना हमेशा के लिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ये आधारित पुस्तक है। तो आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 78 में। याद रखना, राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 78 में है। और राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रहना चाहिए और किसी भी लाभ लाभ के पद पर न हो। तो ये इतना राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। याद रखना, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है और अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान में कौन करता है? मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करता है। राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों के द्वारा किया जाना चाहिए। 50 निर्वाचकों के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य के मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पात्र में भाग नहीं ले सकता है। अगला पॉइंट है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग का भाग नहीं है। तो राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेता है परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। याद रखना, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला पॉइंट है कि संसद के लिए उपराष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। याद रखना, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त 6 माह की समय सीमा भीतर भरना होगा। मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या हट जाने पर पद की रिक्त 6 माह की समय में 6 माह की सीमा के भीतर ही खाली स्थान को भरना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में जो उत्पन्न विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। एकदम बेसिक तरीके एवं सरल तरीके से हम लोग क्लास को समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व
किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में प्रावधान है, याद रखना। अनुच्छेद 61 में प्रावधान है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, याद रखना। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, याद रखना हमेशा के लिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत, याद रखना हमेशा के लिए। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की योग्यता है, तो इसे याद रखना। पुनर्निर्वाचन की राष्ट्रपति का आपसे प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 57 में, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति पर कोई भी विषय पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, याद रखना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत, याद रखना। अनुच्छेद 111 के तहत। अगला पॉइंट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों को निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में, याद रखना। अनुच्छेद 160 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, याद रखना। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। तो अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति का वर्णन। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन का मंडल। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का पदविधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 57 में पुनर्विचार के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। और अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदविधि है, याद रखना हमेशा के लिए। और अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। क्षमा आदि के अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति क्षमादान, अनुच्छेद 72 में है, याद रखना हमेशा के लिए। और अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 73 में, याद रखना हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान को अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय का परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं एवं परामर्श दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 143 में वर्णित है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है
कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, याद रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला पॉइंट है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? किसके द्वारा बुलाया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संयुक्त अधिवेशन 108 में वर्णित है, हमेशा के लिए याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का शक्ति का प्रयोग किया है? तो भारत डाकघर विधेयक 1946 में किया है। भारत डाकघर विधेयक 1946 में किया है जेबी वीटो का प्रयोग। अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी मतलब प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति नियुक्ति प्रदान करता है। राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्ति देता है और वित्त आयोग एवं राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्ति देता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल व अथवा प्रशासक का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। और दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। याद रखना हमेशा के लिए, ये अपवाद में है कि दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख। याद रखना, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो अगर कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अगर कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। याद रखना, यह पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये युक्ति किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं श्री रामनाथ कोविंद, जो कि बिहार का राज्यपाल रह चुका है एवं भारत के राष्ट्रपति भी रह चुका है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले प्राधिकारी, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी है संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल एवं भारत के महान्यायवादी। याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह एक अधिनियम बन जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने के लिए अधिकार प्राप्त है। अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को।
अगला पॉइंट है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपतियों ने में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो बराहगिरी, वेंकटगिरी, बीवी गिरी, अब वेंकटगिरी इसी को कहते हैं, तो याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, पद ग्रहण से पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला पॉइंट है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत की किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, याद रखना हमेशा के लिए। धन विधेयक को पूर्ण विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक को पूर्ण विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के भी पास नहीं है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 15वां है। द्रौपदी मुर्मू 15वां राष्ट्रपति है, याद रखना हमेशा के लिए। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, याद रखना। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग की अनुच्छेद कै में है? तो 280 में है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में वर्णित है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक 1950-1962 तक, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि तक 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है। मतलब सबसे लंबी अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्य किया है और सबसे कम अवधि तक डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संज्ञेय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की स्थितियां हैं, तो इसे भी याद रखना। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति, याद रखना। अगला टॉपिक क्या है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम लोग पढ़ लिए हैं, यह है उपराष्ट्रपति। तो चलिए उपराष्ट्रपति को पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का पहला पॉइंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य सम्मिलित है, याद रखना। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है। अगला पॉइंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में, याद रखना। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, किसी भी सदन में। लेकिन उपराष्ट्रपति से आपसे पूछा जा सकता है तो केवल राज्यसभा, याद रखना, केवल राज्यसभा में लाया जाता है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय से को प्राप्त है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना हमेशा के लिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है।
उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है और राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है और उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है, हमेशा के लिए याद रखना। अनुच्छेद 64 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन करना, ये अनुच्छेद 65 में है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। याद रखना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में है। याद रखना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में है और अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव के समय निर्धारण या आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का शपथ 60 में है और उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 71। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय है अनुच्छेद 71 में, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल को देखते हैं। पहला थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1962 तक रहे थे। दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1962 से 1967 ईस्वी तक रहे थे। तीसरा है डॉक्टर बीवी गिरी एवं वेंकट गिरी, 1967 से 1969 तक रहे थे। चौथा है श्री गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि 1969 से 1974 तक रहे थे। पांचवा है श्री बी डी जत्ती, जो कि 1974 से 1979 तक रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिमायतुल्ला, 1979 से 1984 तक रहे थे। श्री आर वेंकटमन, 1984 से 1987 ईस्वी तक रहे थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992 तक रहे थे। श्री के आर नारायण, 1992 से 1997 ईस्वी तक रहे थे। श्री कृष्णकांत, 1997 से 2002 ईस्वी तक रहे थे। श्री भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 ईस्वी तक रहे थे। डॉक्टर हामिद अंसारी, 2007 से 2017 ईस्वी तक रहे थे। श्री मुप्पा बरापू बेकैया नायडू, 2017 से 2022 तक रहे थे और श्री जगदीप धड़कन, 2022 से 2025 तक रहे थे और वर्तमान में सीपी राधा कृष्णन है। याद रखना, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधा कृष्णन है, हमेशा के लिए याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। याद रखना, उपराष्ट्रपति करेगा, फिर उसके बाद 6 महीना के भीतर चुनाव का प्रक्रिया लाया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, हमेशा के लिए याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन का सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तुलना। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग खाली पढ़ लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो चलिए पढ़ते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद को।
अगला पॉइंट कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं, याद रखना हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है संसद शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए, याद रखना हमेशा के लिए। भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का, याद रखना लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 75। अगला पॉइंट है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक, याद रखना। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो केवल 6 माह तक, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रतिदायी उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े? तो यह अनुच्छेद 257 में वर्णित है, याद रखना अनुच्छेद 257 में वर्णित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। लाभ का पद का निर्धारण संसद एवं राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है, याद रखना हमेशा के लिए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अंतर्गत कार्य करती है। अगला पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो कैलाश नाथ कटाजू पहले कैबिनेट मंत्री के गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे, कैलाश नाथ कटाजू, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर सनमुखम चेट्टी थे, याद रखना स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के सनमुखम चेट्टी थे। अगला पॉइंट है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है अपने प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ है? तो चौधरी चरण सिंह, याद रखना चौधरी चरण सिंह, जो कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था, चौधरी चरण सिंह। अगला पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 के 3 में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि श्वेत पत्र भारत के संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर पर आधारित था। संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर पर आधारित था, याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं।
कैबिनेट स्तर पर मंत्री, राज्य स्तर पर मंत्री एवं उप मंत्री। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है और सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं और परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर पर है मंत्री शामिल होते हैं कैबिनेट स्तर पर। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है और संविधान के मूल पाठ में नहीं था। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद के शक्तियों के प्रयोग करता है और नियंत्रक को निर्धारण करता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश करता है तथा निर्णयों को क्रियान्वयन निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी पॉइंट भी आई है तो याद कर लेना हमेशा के लिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक है तो चलिए इसको पढ़ते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी है। पहला भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता। 3 अधिकारी है, भारत के 3 विधि अधिकारी हैं। पहला भारत के महान्यायवादी, दूसरा भारत के महाधिवक्ता, तीसरा भारत के अपर महाधिवक्ता। तो ये तीनों फैक्ट आप सभी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे। याद रखना भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे। भारत सरकार की कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है। याद रखना भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी होता है। याद रखना भारत के महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। याद रखना किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे किए कार्य। पहला कार्य है कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा कार्य है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। ये फैक्ट याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है महान्यायवादी। अगला पॉइंट है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने या किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटमणि। याद रखना वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटमणि है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव। वीर हरिनरी राव जो कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति है। याद रखना भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है। याद रखना राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है
कि संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है, याद रखना हमेशा के लिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा, याद रखना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक निधि मुख्य अभिभावक कहा जाता है। अगला पॉइंट है राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि पर आधारित होते हैं। नियंत्रक महालेखा लेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि पर, याद रखना हमेशा के लिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। और 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति की सलाह है। आगे है 150 में संघ और राज्यों के लेखा प्रारूप संबंध राष्ट्रपति को सलाह है। 151 में आकांक्षण प्रतिवेदन है, याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह था पॉलिटी का चौथा क्लास था, याद रखना। पॉलिटी का चौथा क्लास था। अगर पॉलिटी का पहला, दूसरा, तीसरा नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है, एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बात करना, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।